हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल SSCUPSCPDF.com। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था, यानी कि टेस्ट नंबर 5। बात करेंगे उसके बारे में, उसके क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होने चाहिए थे उनके सॉल्यूशंस और क्या था सही तरीका उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड वहां पे अप्लाई करना है, ये आना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि आप सब हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर एक चीज सिखाए, चाहे वो कंटेंट पढ़ाना हो, चाहे वो किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो, ये सिखाना हो। तो आज हम बच्चों बात करेंगे टेस्ट नंबर 5 में और उसके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे और साथ ही में अपनी थोड़ी सी रिविजन भी क्विकली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिलो आर द गिवन पेयर्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एक्सपोनेंट्स, इंडिकेट विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको यहाँ पर बच्चों 4 थ्योरीज गिवन है और आपको बोला गया है कि किसने किस थ्योरी को दिया, आपको नेम्स गिवन है। आपको यहाँ पर सही आंसर टिक करना है कि कौन सी थ्योरी के साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पर गलत लिखा है। तो यहाँ पर सारी एक बार थ्योरीज को देख लेते हैं। पहली है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि यहाँ बोला है कि रीड द्वारा दी गई है। अब आप पीछे करिए, फ्लैशबैक में जाइए, आपको क्या बताया था कंडीशनिंग। सबसे पहले चलो रिवीजन कर लेते हैं। कंडीशनिंग थ्योरी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है, एक तो होती है ऑपरेंट और एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट को तो बच्चों दिया था स्किनर ने और जो क्लासिकल थ्योरी है इसको दिया था पैवलोव ने। अब यहाँ पर कंडीशनिंग के आगे ना तो स्किनर का नाम गिवन है, ना ही पैवलोव का नाम गिवन है। तो यानी कि हमें हमारा आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल चुका है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिक्रियाएं रीड द्वारा नहीं दी गई हैं। एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते ताकि हमारा रिवीजन हो जाए थ्योरीज के बारे में। दूसरा है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी कोहलर द्वारा दी गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि पैवलोव ने दी थी। क्योंकि देखो क्लासिकल में हमने क्या पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी में पैवलोव ने बताया था कि SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी होती है जो कि लर्निंग से रिलेट करती है। तो यानी यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। एंड ऑप्शन डी में आपको बोला गया है रीइंफोर्समेंट थ्योरी गिवन बाय स्किनर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देके, कुछ भी रिवॉर्ड देके उसको हम किसी भी तरीके की लर्निंग यानी कि अध्ययन करा सकते हैं। तो यानी कि BCD तीनों ऑप्शंस यहाँ पर एकदम करेक्ट है और जो हमारा आंसर यहाँ होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कि इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्तिगत अंतर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका कारण नहीं है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ए ऑप्शन बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी से हो सकता है क्योंकि हर बच्चे के जो पेरेंट्स है वो अलग है, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग अलग जीन्स मिले हैं। तो यानी कि हेरिडिटी के बेसिस पे बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर आपके लिए एनवायरमेंट, ये भी सही है क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग वातावरण में पलता है और अलग अलग वातावरण में पलने की वजह से उनके अंदर चेंजेस होते हैं, तो ये आंसर भी नहीं होगा। थर्ड है मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। अब इसमें क्या होता है, हर बच्चे का जो मैच्योरेशन लेवल है यानी मैच्योर होना का जो लेवल है, एज है, वो अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है, किसी को टाइम लगता है थोड़ी सी अपनी सोच समझ को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो हमें पता चलेगा कि तीनों आंसर ये तो है नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन जान लेते हैं क्यों होगा ये आंसर। ऑप्शन में आपको गिवन है डी में कि गाइडेंस। देखो गाइडेंस की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस आना ये जरूरी नहीं है। हम अपनी क्लास में हर बच्चे को इक्वली गाइड करते हैं, हमारी गाइडेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बच्चे के सोचने समझने में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो यानी कि मार्गदर्शन
इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई। और मैं बोलती हूँ बार बार कि आपका जो क्वेश्चन गलत होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सोचा कि आपने वो आंसर टिक किया, ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को अगर क्लियर नहीं हुई है तो क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। According to Kohlberg, which level of moral development of a child shows no internalization of moral values and moral reasoning of the child is controlled by the external rewards and punishment? अब कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने पूछा है हमसे कि आप उस लेवल के बारे में बताइए जहां पर बच्चे के खुद के अंदर तो कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती है, लेकिन उसकी जो भी नैतिकता है, जो उसकी मोरालिटी है, वो किससे प्रभावित होती है? वो प्रभावित होती है या तो उसे बाहर से कोई पनिशमेंट मिल रहा हो या फिर उसे कोई रिवॉर्ड मिल रहे हो। तो बच्चों सबसे पहले आप ना एक बार माइंड में गो थ्रू कर लीजिए कि देखो 3 लेवल थे, रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। टेस्ट का मेन मकसद हमारा होता है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी माइंड से फिसलते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन सा लेवल था? फर्स्ट था प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या पढ़ा था? 2 लेवल के बारे में पढ़ा था। पहला कि बच्चा जो है ओबे करेगा पनिशमेंट से बचने के लिए, और दूसरी इसमें हमने क्या बात करी थी? बच्चा हमारी बातें मानेगा या फिर वो उन मॉरल वैल्यूज को मानेगा जहां पर उसे बदले में कुछ मिले, म्यूचुअल एक्सचेंज में मिले या फिर रिवॉर्ड्स मिले। दूसरा लेवल हमने पढ़ा था बच्चों कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में भी हमने 2 लेवल पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था जहां पर वो गुड गर्ल और गुड बॉय यानी कि दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए चीजों को मानेगा, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वो सिंपल सोसाइटी के जो रूल्स बने हैं उनको मानेगा। थर्ड हमने पढ़ा था पोस्ट में। अब पोस्ट में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? यहाँ पर वो सोसाइटी के नियम तो मानेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से कुछ चेंज होने चाहिए तो वो उन चेंजेस को कर देगा। और दूसरे लेवल में क्या था कि वो अपने हिसाब से सोचेगा कि मेरे हिसाब से क्या चीज सही है क्या गलत है, मुझे सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता है, अगर मेरे हिसाब से इस रूल को तोड़ना ठीक है तो मैं ये रूल तोड़ दूंगा, उसे कानून से सजा से कोई भय नहीं है। तो ये आता है पोस्ट के दूसरे में। तो यहाँ पर देखिए बात हुई है कि रिवॉर्ड्स मिले और जहां पर पनिशमेंट मिले, तो कौन से लेवल में है? एकदम क्लियर है आंसर, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि प्री कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, बाकी के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बिल्कुल गलत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज। आप लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जो अधिगम की विकलांगता होती है आप उसको कैसे परिभाषित यानी कि डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए कि यह इंट्रिंसिक है यानी कि बाहरी है और ये एजुकेशन और कल्चर में कमी की वजह से होती है। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी कभी भी एजुकेशन में कमी की वजह से नहीं होती है, टीचर में कमी होने की वजह से नहीं होती है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अंदरूनी होती है और हमारे नर्वस सिस्टम में या फिर हमारे अंदर सिस्टम में कोई कमी है उसकी वजह से होती है। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है बच्चों वो जन्म से होती है, वो बाद में आगे जाके 10 साल बाद विकसित नहीं होती है। हमारे अंदर हमारे फंक्शंस में हमारे स्ट्रक्चर में अगर कोई कमी है तो उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी को फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ यानी शारीरिक अपंगता है उसके साथ नहीं जोड़ना है। शारीरिक अपंगता अलग होती है और अधिगम विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी में अंतर है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मतलब ऑप्शंस में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो टाइम भी सेव करना है। मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड तो सिखा ही रही हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं जाया करना है। एलिमिनेशन मेथड इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन फर्स्ट आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाफट एक बार नजर मारी सारे ऑप्शन पे और आंसर पता चल गया।
मतलब कि हार्डली 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगाना है। इतनी प्रैक्टिस अगर कर ली तो एग्जाम में पूरा पेपर कवर कर लोगे, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ा टास्क है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जहां पर टीचर का मेन रोल होता है, टीचर के हिसाब से सब कुछ होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहां पर सारा का सारा बल दिया जाए बच्चे के ऊपर, यानी कि केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए पढ़ाने का, बच्चा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिया हुआ है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो यानी कि हमें आगे और ऑप्शंस में मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो हम बाकी के ऑप्शंस पर जाते। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, एक बात और मुझे आपसे करनी है कि आपको क्या होता है कि 5 बजे टेस्ट है। अच्छा 5 बजे मैं नहीं दे पाए या नहीं दे पाया तो मैं बाद में करूंगा ही, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रैंक लाने का पर्पस नहीं है टेस्ट लाने का। देखो कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बाय चांस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है टेस्ट को करने के लिए तो आप जिस भी टाइम फ्री होते हैं उस टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए कितने आपके करेक्ट थे, फिर आप वीडियो देखिए, आंसर्स को चेक करिए और हमें हमारा स्कोर बताइए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने कॉन्सेप्ट अभी तक याद है, कितनी चीजें आपकी क्लियर है। तो टेस्ट देना मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है। अगर 5 बजे नहीं टाइम मिला, सबसे पहले तो कोशिश करो टेस्ट के लिए उस टाइम किसी भी तरह फ्री रहो, और अगर नहीं रह पाते तो बाद में दे दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट। आप उस स्टेज के बारे में बताइए, उस डेवलपमेंट के बारे में बताइए जहां पर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। अब पहला ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट। देखो फिजिकल डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स के ना होने का, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहला हमारे फैमिली, हमारे परिवार के साथ ही शुरू होता है। तो यानी कि ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे भी एंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज भी बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही बोलना सीखता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स से धीरे धीरे कटता जाता है और थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों की तरफ वो आगे बढ़ता जाता है। उसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ खेलने में, दोस्तों से मिलने में प्लेजर आने लगता है। एंजॉयमेंट लेवल दोस्तों के साथ ज्यादा होता है या फिर कलीग्स के साथ ज्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज पैरेलल प्ले, समांतर खेल क्या है। पहला ऑप्शन है कि ग्रुप्स में खेलना। जी देखो ग्रुप्स में खेलना तो पैरेलल प्ले नहीं होता। मैंने आपको कई प्रकार के प्ले के बारे में पढ़ाया था एक क्लास में, तो आपको बताना है उसमें से पैरेलल प्ले कौन सा था। तो ग्रुप्स में तो खेलना नहीं होता है। अगला है स्मॉल ग्रुप्स। किसी भी तरीके के ग्रुप्स में खेलना नहीं होता, चाहे स्मॉल ग्रुप कह लो चाहे लार्ज ग्रुप कह लो, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है रोल प्ले, यानी कि किसी की एक्टिंग करना, ये भी गलत ऑप्शन है, रोल प्ले भी नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि प्लेइंग सेपरेटली। अब एक बार रिवाइज कर लो, प्लेइंग जो पैरेलल कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, सेम ही चीज से खेल रहे हैं लेकिन अलग अलग खेल रहे हैं। ना तो मैं उससे बात कर रही हूँ ना ही वो बच्चा मुझसे बात कर रहा है, यानी कि हम सेपरेटली अपने अपने गेम को खेल रहे हैं। तो ऑप्शन डी अलग से खेलना यानी कि प्लेइंग सेपरेटली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीइंफोर्समेंट किस प्रोसेस का पार्ट है, यानी कि सद्दीकरण कहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहला टीचिंग में, दूसरा लर्निंग में, तीसरा इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने में, और चौथा कुछ भी नहीं। अब हम रीइंफोर्समेंट की थ्योरी के अगर हम बैक जाए, जरा रिवाइज करो, रीइंफोर्समेंट कहाँ पढ़ाया था, स्किनर की थ्योरी में पढ़ाया था। और स्किनर की थ्योरी कौन सी थी, लर्निंग से रिलेट करती थी। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी लर्निंग यानी कि अधिगम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट मन में, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बढ़िया।
आंसर बता दिया करो साथ साथ, हर बार सेम रिपीट नहीं करना चाहिए। जिसका जो आंसर सही है कमेंट करके बताओ कि ठीक है सही है मैम मेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम इन स्कूल? बच्चों को खेल क्यों खेलने चाहिए? ऑप्शन ए कि वो उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, ये ऑप्शन सही है कि गेम्स खेलने से बच्चा जो है मजबूत बनता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन बी है कि ये टीचर का जो काम है वो आसान बना देता है। कभी भी प्ले जो है वो टीचर का काम आसान नहीं बनाता। मतलब कि हमें बच्चों को गेम सिर्फ इस सोच के साथ नहीं खिलाने हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा, बच्चे अकेले में खेल लेंगे, हम फ्री बैठ जाएंगे। तो देखो बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, इट विल बी हेल्पफुल इन पासिंग टाइम। पास करने के लिए टाइम तो कभी भी कोई एक्टिविटी कंडक्ट करनी ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है एजुकेशन में। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, यानी कि ये डेवलप करेगा कोऑपरेशन और फिजिकल बैलेंस, यानी कि यहाँ पर सहयोग करना भी बच्चा सीखेगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेटर ऑप्शन ए और डी में से कौन सा है? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेशन की बात भी हुई है, प्लस यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात भी हुई है, फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात हुई है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले मैं जरा पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आ रहा है? क्योंकि देखो हमें फीडबैक मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि चलो आप हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इंजॉयमेंट हो रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों फीडबैक दिया करो। प्लस आपके ग्रुप्स में अगर और भी कोई है नोन में जो टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करिए ताकि हमारा परिवार भी और ज्यादा बढ़ता जाए और हमें भी और ज्यादा इंटरेस्ट आए आपका टेस्ट कंडक्ट कराने में। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा चर्चा करने में, बात करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? अधिगम के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला कि लर्निंग है एडजस्टमेंट, यानी कि लर्निंग समायोजन है। अब देखो लर्निंग से बच्चा जो है एनवायरनमेंट यानी वातावरण में एडजस्ट करना सीखता है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को हासिल करना लर्निंग है। देखो यहाँ पर ये आंसर हमें हमारा मिल चुका है क्योंकि यहाँ क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना जो है लर्निंग कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ आप किताबें पढ़ रहे हैं ये चीज लर्निंग नहीं है। आप बाहर जाके मिलते हैं सबसे, आपने किसी कुछ हैबिट्स देखी वो सीखी वो भी लर्निंग है, घर का कोई काम देखा वो भी लर्निंग है, किसी के व्यवहार से आपने अपने व्यवहार में कुछ अंतर लाया वो भी लर्निंग है। यानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना यानी कि नॉलेज को लेना लर्निंग नहीं कहलाता है। तो बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि लर्निंग डेवलपमेंट भी है, लर्निंग मैच्योरेशन भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जो मोटिवेशन की थ्योरी बताई थी 1954 में, वो किससे रिलेटेड बताई थी? लास्ट क्लास में ही इसके बारे में पढ़ाया गया है। एकदम क्विकली आंसर आना चाहिए माइंड में कि अब्राहम मैस्लो ने नीड्स की थ्योरी बताई थी। थ्योरी इसके नाम पूरे पूरे एकदम माइंड में फीड होने चाहिए, ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए अरे यार ये वाली किसने दी थी ये वाली किसने दी थी। नाम फटाफट माइंड में आने चाहिए। तो अब्राहम मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि मांग का पदानुक्रम। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए मांग बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। डैश इज अ साइन ऑफ मोटिवेशनल टीचिंग। इनमें से आप अपनी क्लास में क्या करेंगे जो दिखाता है कि आप बच्चों को मोटिवेशनल की तरीके से पढ़ा रहे हैं? पहला ऑप्शन कि बच्चों की मैक्सिमम अटेंडेंस आए क्लास में। अब अटेंडेंस आना ही एक मतलब की जरिया नहीं है कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी कि किसी बच्चे का कोई काम गलत हुआ तो आपने उसे बोला चलो दोबारा से इसको ठीक करके ला, ये भी मोटिवेशन होना नहीं हुआ। ऑप्शन सी कि बच्चा जो है बात बात पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्वेश्चंस पूछो। अब देखो मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि बच्चों क्वेश्चंस पूछा करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पढ़ने के लिए बार बार मोटिवेट कर रही हूँ। तो यानी कि क्वेश्चन
का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। जब बच्चे बार बार कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो यानी कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है, वो मोटिवेट हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि समीपस्थ विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी थी। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज फटाफट माइंड में होने चाहिए कि किसने दी। तो मुझे तो देखो है, क्या आपके माइंड में है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था बंडूरा ने, जैसे कि थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन दी थी, और इस तरीके से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी दिया था बंडूरा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आपको यहाँ पर 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम गिवन है, आप तीनों साइकोलॉजिस्ट का नाम लिख के डैश लगा के उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 14 कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर अभी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का विकास हो तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे। जैसे कि एज अ टीचर अनु क्या करेगी, हमारी एक स्टूडेंट है अनु अहलावत, तो अनु आगे जाके टीचर बन जाती है और वो चाहती है कि हम अपने बच्चों में अभी प्रेरणा का विकास करें, तो वो क्या करेगी, वो बहुत एकदम कहते हैं कंपटीशन कट थ्रोट, मतलब कि इतना कहते हैं ना एकदम सॉलिड कंपटीशन कराएगी बच्चों के अंदर कि मतलब तुमको किसी भी तरह उससे ज्यादा नंबर लाने, तुमको किसी भी तरह उससे ज्यादा नंबर लाने। देखो कभी भी इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट नहीं करना है, इससे क्या होगा बच्चों के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। हाँ कंपटीशन होना चाहिए लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन, यानी कि बहुत एक लेवल हाई करके कंपटीशन छोटे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनु जो है बच्चों के सामने वो गोल्स रख देगी, यानी वो लक्ष्य रखेगी जो वो कभी पूरा कर ही नहीं सकते। अब जो चीज पूरी हो ही नहीं सकती उस चीज का गोल बच्चों को देके क्या फायदा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि आप नई नई टेक्निक्स यूज करेंगे, नए नए मेथड यूज करेंगे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो यस अनु अगर ये चीज करती है तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करा जाएगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अगला है कि उनके आप एस्पायरेशन यानी उनका जो मनोबल है उसको आप कम कर देंगे। अगर बच्चों का देखो मनोबल ही कम हो गया तो बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, तो वहां पर मोटिवेट करने का फायदा ही क्या है, क्या मोटिवेशन हुई, वहां पर 0 है। तो यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आप बताएं कि चारों ऑप्शन में से कहां पर बच्चों के अंदर आपको व्यक्तिगत अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऑप्शन ए जेंडर डिफरेंस। अब जेंडर डिफरेंस होगा तो हाली सी बात है, कोई मेल है कोई फीमेल है तो उनके अंदर जेंडर डिफरेंस होगा, तो यानी ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी बॉडी स्ट्रक्चर, अगर किसी के शारीरिक संरचना अलग है यानी बॉडी का टाइप उसका अलग है तो उसके अंदर डिफरेंसेस होंगे, ये भी करेक्ट है। तीसरा अगर उनकी मेंटल एबिलिटीज यानी कि मानसिक योग्यता में अंतर है, अब किसी का मानसिक विकास जल्दी हो रहा है किसी का मानसिक विकास धीरे हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है उसके बेसिस पे भी उनके अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये आंसर भी एकदम सही है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमारे जो है ये तीनों आंसर सही है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। When the child is ready to learn, जब एक बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी सीखता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाए कि कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है। जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है तो यानी यहाँ पर बात हो रही है लॉ ऑफ रेडीनेस की, और लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था? सीधा सीधा क्विकली माइंड में आना चाहिए कि इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करें कि गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट, आप बच्चों को हिंट दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर कोई भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? पहला रीइंफोर्समेंट यानी कि सद्दीकरण। सद्दीकरण नहीं कहलाता क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं और क्वेश्चन में रिवॉर्ड देने की बात नहीं हुई है। ऑप्शन बी है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में भी क्या होता है, या तो आप बच्चे को स्टिमुलस दे रहे हैं
या फिर आप बच्चे को कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, ऐसी भी कुछ बात नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मॉडलिंग, यानी कि आप उनके व्यवहार को शेप कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उन्हें चीजें सिखा रहे हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है स्कार्फ फोल्डिंग, यस ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्कार्फ फोल्डिंग की क्या डेफिनेशन थी कि जब आप बच्चों को टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं तो वो कहलाता है स्कार्फ फोल्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताइए चारों ऑप्शन में से प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी होगी। यानी बच्चा जब समाजीकरण करना सीखता है तो सबसे पहले वो कहाँ से सीखता है, प्राथमिक सामाजिक एजेंसी कौन सी है। पहला है ऑप्शन स्कूल। देखो स्कूल प्राथमिक नहीं होती है, प्राइमरी नहीं होती है, स्कूल होती है सेकेंडरी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट भी सेकेंडरी में आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। मीडिया भी सेकेंडरी के अंदर आता है, ये भी गलत है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन डी परिवार बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। पहला है प्रोग्रेसिव इमिटेटर, यानी कि वो नकल करते हैं, यानी कि जब हम बच्चों को जो चीज सिखा रहे हैं वो सिर्फ सिंपली उनकी नकल करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना, ये मत सोचना कि अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेसिव लिखा है, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव लिखा है, सेम वर्ड है तो ये आंसर होगा, नहीं। यहाँ पर बोला गया है इमिटेटर, बच्चे कभी भी सिर्फ और सिर्फ नकल नहीं करते, बच्चों के हिसाब से हम अपना करिकुलम डिजाइन करेंगे, हम अपना टाइम टेबल डिजाइन करेंगे, ये बोलता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और बोलता है कि बच्चा जब खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि करके सीखना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है एक्टिव एक्सप्लोरर, जहां पर बच्चा खुद एक्सप्लोर करे, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चा जो है वो सक्रिय खोज करता है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि जो तबुला रासा टर्म है उसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है एक्टिव माइंड, यानी कि सक्रिय दिमाग, ये ऑप्शन गलत है। अगला है फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक क्षमता, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरी स्लेट, यानी कि बच्चा का जो दिमाग है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फीड नहीं है, हम जो चीज़ बच्चे को सिखाएंगे वही चीज़ बच्चा सीखेगा, यानी कि ऑप्शन सी ब्लैंक स्लेट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप याद करिए, मैंने आपको तबुला रासा में क्या पढ़ाया था कि बोला गया था कि जो बच्चा होता है वो एम्प्टी माइंड होता है, एम्प्टी ब्रेन होता है, हम जो चीज़ बच्चे को सिखाना चाहे वो चीज़ हम सिखा सकते हैं। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन है आज के लिए, क्या बताएंगे कि तबुला रासा जो टर्म है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, आप उसका नेम कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कि किसका क्या आंसर होना चाहिए था और क्या रीजन था उस आंसर के होने के पीछे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना कि हाँ मैम सारे क्वेश्चंस क्लियर है, और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो उसके बारे में भी बताना। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं बोलती हूँ परिवार बढ़े, फैमिली बढ़े, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे अब कॉन्सेप्ट्स के बारे में। टेस्ट होगा अब आपका अगले हफ्ते। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।